डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी प्री की तैयारी हमारी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पर आपके साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें हमने पिछले क्लास में असहयोग आंदोलन पर आपके साथ एक नोट्स के टाइप का वीडियो शेयर किया था। आज इसी कड़ी में मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आज़ाद हिंद फौज। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम आज़ाद हिंद फौज की बात करें और सुभाष चंद्र बोस की बात ना करें तो बेमाने लगता है, बेतुका लगता है। तो इससे पहले कि हम आज़ाद हिंद फौज को पढ़ें, आज़ाद हिंद फौज को समझें, हम पीछे जो नायक हैं सुभाष चंद्र बोस, उनको समझते हैं और उनको समझते हुए आगे बढ़कर आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके नोट्स की तरह कॉपी पे लिख भी सकते हैं, और आप इसे एक नोट्स अगर बना लें तो आगे मेंस के लिए भी आपका बेहतर होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो हम इस टॉपिक को अभी साइड करके इस टॉपिक पर पहले बात करेंगे, आज़ाद हिंद फौज पर। आज़ाद हिंद फौज पर को अभी साइड रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस पर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहीं आप पढ़ते होंगे कि इनका जन्म बंगाल में हुआ था और कहीं पढ़ते होंगे कि उड़ीसा में हुआ था। मैं कहूँगी दोनों ही तथ्य सही है, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ तो उड़ीसा कोई राज्य नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, और जिस समय बोस का जन्म हुआ उस समय ना तो बिहार राज्य का गठन हुआ था और ना ही उड़ीसा राज्य का। बिहार और उड़ीसा ये दोनों ही बंगाल के अंतर्गत थे, बंगाल राज्य में आते थे। तो अगर उस पृष्ठभूमि से देखें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल में हुआ। लेकिन वर्तमान में यदि देखिए तो 1936 में जब उड़ीसा का गठन हुआ तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का जन्म हम देखते हैं कि होता है उड़ीसा के कटक में। कटक इसे एक चीज़ के लिए और भी जाना जाता है, यहाँ चावल का अनुसंधान केंद्र, धान अनुसंधान केंद्र है, जिसके लिए कटक को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उस समय के बंगाल, आज के उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ वो एक सम्भ्रांत परिवार में हुआ था, क्योंकि उस समय उनके जो पिता थे जानकी नाथ बोस, वो बंगाल विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे ब्रिटिश काल में। उनके पिता का नाम मैंने यहाँ लिख रखा है, जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस उस समय बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक पढ़े लिखे और अपर मिडिल क्लास फैमिली में आते होंगे। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई। बाद में उन्होंने स्नातक की उपाधि कलकत्ता से ग्रहण की 1919 में। सुभाष चंद्र बोस की स्नातक की उपाधि कलकत्ता में कंप्लीट होती है 1919 अपने आप में बहुत महत्व रखता है। जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 की कई घटनाएं हैं जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी है। तो उन्होंने स्नातक की उपाधि 1919 में कलकत्ता से ली। इस उपाधि के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए अपने ICS की तैयारी के लिए, जो उस समय इंडियन सिविल सर्विस अखिल भारतीय परीक्षा होती थी। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय 1920 में ICS की परीक्षा दी और ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत वो चौथे रैंक पर आए थे। उनकी जो ICS की परीक्षा थी इसमें उनको 4th रैंक मिला था। उनका रैंक क्या आया था? उनका रैंक 4th आया था। सोच सकते हैं कि वो पढ़ने में कितने ब्रिलियंट छात्र रहे होंगे कि उस जमाने में ब्रिटिश काल में ICS में 1920 में उनका 4th रैंक आया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बहुत लंबे समय तक नौकरी में नहीं रहे। सुभाष चंद्र बोस जब नौकरी कर रहे थे तो वो गांधी जी की विचारधाराओं से बड़े प्रभावित थे। हालांकि हम बाद के दिनों में देखते हैं कि गांधी जी और उनके बीच काफ़ी मतभेद भी दिखते हैं बहुत सारे पहलुओं पर, लेकिन प्रारंभिक में
वो गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे और गांधी जी से प्रभावित होकर ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, नौकरी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर सही माने में सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ये वही चित्तरंजन दास थे जो बाद में गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण स्वराज पार्टी का गठन करते हैं मोतीलाल नेहरू के साथ। और आप देख सकते हैं कि चित्तरंजन दास यानी कि CR दास जिनको हम कहते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो कहीं ना कहीं चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच भी मतभेद था, तो बाद में यही मतभेद सुभाष और गांधी जी के बीच भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस में दो नेता बहुत तेजी से उभर रहे थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी का झुकाव नेहरू जी की तरफ कुछ ज़्यादा था और यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस से धीरे धीरे गांधी जी की दूरी बनती गई। लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। अगर एक बात क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि पूरे जीवन काल में सुभाष चंद्र बोस कितनी बार जेल गए, तो याद रखिएगा पूरे जीवन काल में सुभाष चंद्र बोस जेल गए 11 बार। यहाँ मैंने आपके नोट्स के लिए सब कुछ लिख दिया है कि सुभाष चंद्र बोस पूरे जीवन काल में 11 बार जेल गए, यानी ज़्यादा समय जेल में ही बीत गया। सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस जेल 1921 में गए असहयोग आंदोलन के दौरान। 1921 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल गए, बाद में उनको रिहा कर दिया गया तमाम राजनीतिक युद्धबंदियों के साथ। इसके बाद आप देखिएगा सुभाष चंद्र बोस का कद कितना बढ़ रहा था कि ब्रिटिश का गढ़ माना जाने वाला बंगाल और बंगाल का हेड कलकत्ता, और 1923 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बन जाते हैं। कमाल की बात है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक और उनका वैल्यू देखिए कि लोग उनको इतना पसंद करते हैं कि 1923 में उनको कलकत्ता का मेयर बना देते हैं। मैंने ये भी यहाँ आपके लिए लिख दिया है, आप लोग हर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। 1923 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बनते हैं, लेकिन इनके बढ़ते हुए कद से अंग्रेज घबरा रहे थे और एक मामले में इनको 1924 अक्टूबर 1924 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस 23 में मेयर बने, 24 में पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों को खतरा था कि अगर ये भारत में रहे तो लोग इनके नेतृत्व में कहीं विरोध में आगे ना आ जाएं। इनको भारत के बजाय उस समय बर्मा, जो अब म्यांमार है, वहाँ के मंडेला जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है 1924 में सुभाष चंद्र बोस को। कहानी कैसे आगे बढ़ रही है आप लोग अगर देखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलिए। 1923 में मेयर बनते हैं, अक्टूबर 1924 में गिरफ्तार होते हैं और इनको कैद कर दिया जाता है बर्मा के मंडेला जेल में, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। 1924 से 1927 तक सुभाष चंद्र बोस वहाँ कैद रहते हैं। 1927 में सुभाष चंद्र बोस की रिहाई होती है। कहाँ से? देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, 1927 में रिहा होकर मंडेला जेल से भारत आते हैं। जिस साल ये भारत वापस आते हैं, सेम उसी साल ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से एक पार्टी बनाते हैं 1927 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत आना और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन दोनों 1927 में होता है, इसे हम IIL के नाम से जानते हैं। इसके बाद धीरे धीरे फिर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से जुड़ते हैं और हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, इसमें पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। कद और बढ़ चुका था, कांग्रेस की कमान हाथ में थी। गांधी जी से इनके मतभेद चल ही रहे थे, वैचारिक मतभेद था, कोई पर्सनल नहीं था। 1939 में कांग्रेस का जब वार्षिक अधिवेशन, जिसको त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो त्रिपुरी में होता है, तो उस समय पहली बार ये निर्णय लिया जाता है कि इस साल कांग्रेस का अध्यक्ष वोट से चुना जाएगा, चुनाव किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस के सदस्यों के भीतर एक मतदान होगी
और उसमें जिस व्यक्ति को वोट आएगा ज़्यादा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने, परंतु सुभाष चंद्र बोस के विपरीत जवाहरलाल नेहरू खड़े होने से मना कर देते हैं कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर ये बात जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी कह देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब गांधी जी के कहने पर पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने ही कांग्रेस का इतिहास लिखा था, सरकारी इतिहास। पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। पट्टाभी सीतारमैया के चुनाव हारने के बाद 1939 में पुनः त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ जाती है। सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन गांधी जी के एक कथन ने उनको विचलित कर दिया। गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी निजी हार है। सुभाष चंद्र बोस इस बात से आहत होते हैं और कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं, कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जिनका झुकाव कम्युनिस्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ था, और वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर अलग हो जाते हैं 1939 में, और इसी वर्ष वो अपनी एक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आइए आप यहाँ देखेंगे, मई 1939 में कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और मई 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, यानी यहाँ से कांग्रेस का हाथ छोड़ा और एक अपनी पार्टी बना ली। अब 39 वो दौर था जब पूरे वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ गया था। सितंबर 1939 को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो शांति बनाने की कोशिश थी, नाकाम करते हुए सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। सितंबर 1939 सेकंड वर्ल्ड वार का पीरियड याद रखिएगा, सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक चला था, और 24 अक्टूबर को यूएनओ का गठन करके सेकंड वर्ल्ड वार का एंड कर दिया गया था। तो ये युद्ध शुरू होता है, सेकंड वर्ल्ड वार कब शुरू होता है? सितंबर 1939 में, और ये चलता है सितंबर 1945 तक। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि वर्ल्ड वार शुरू भी सितंबर में हुआ था, अंत भी सितंबर में ही हुआ। तो अब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, सुभाष चंद्र बोस मतभेद था, कांग्रेस से अलग थे, फिर भी कांग्रेस को सुझाव देते हैं और गांधी जी को सुझाव देते हैं कि बहुत अच्छा मौका है, ब्रिटिशर युद्ध के कारण कमज़ोर पड़ रहे हैं, चारों ओर से घिर गए हैं, यही समय है कि हम अपने देश के भीतर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाएं और इनको लड़कर यहाँ से बाहर भेज दें। युद्ध की शुरुआत के साथ ही हम लोग देखते हैं नेहरू जी अगस्त प्रस्ताव देते हैं, जो उस समय के वायसरॉय लॉर्ड लिलिथगो उस समय एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाद में दबाव में आकर एक्सेप्ट करते हैं। डोमिनियन स्टेट की जो मांग थी वो हम लोग अलग पढ़ेंगे। सारी घटनाएं एकदम नाटकीय ढंग से चल रही थी, एक के बाद एक। सुभाष चंद्र बोस जो उस समय कलकत्ता में थे, वो कहते हैं कि ठीक है, पूरे भारत में आप नहीं लाइए क्रांति, हम कलकत्ता से इसकी शुरुआत करेंगे। कलकत्ता में एक घटना घटी थी 1756 में, जिसको हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इस घटना की याद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हॉल बना रखा था जिसका नाम था हॉलवेल मेमोरियल हॉल। हॉलवेल वो व्यक्ति था, एकमात्र व्यक्ति जिसने पूरी ब्लैक होल की घटना का चश्मदीद गवाह होकर कहानी तैयार करवाई थी, घटना का विवरण लिखा था। ब्लैक होल की घटना को ध्यान में रखकर कलकत्ता में एक हॉलवेल मेमोरियल हॉल उनकी याद में बना था। सुभाष चंद्र बोस यहीं से क्रांति की शुरुआत करते हैं। हॉलवेल मेमोरियल हॉल को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाते हैं का अभियान चलाते हैं, क्रांति छेड़ते हैं। अंग्रेज़ इनको कैद कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अंग्रेज़ इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं दिसंबर 1940 में। दिसंबर 1940 में जब ये गिरफ्तार होते हैं तो ये जेल में खाना पीना छोड़कर उपवास पे बैठ जाते हैं। 7 दिन के उपवास के बाद जब इनकी हालत बिगड़ने लगती है, तब अंग्रेज़
मजबूरी में कि कहीं इनकी मृत्यु हो गई तो देश में और बड़ा जन आंदोलन उठ जाएगा। इनको छोड़ तो देते हैं जेल से, लेकिन इनको इनके ही घर में नज़रबंद कर देते हैं, कैद कर देते हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये घटना, इन्होंने 7 दिन का उपवास रखा और उपवास के बाद इनको जेल से रिहा करके नज़रबंद कर दिया गया। इस घटना के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस का शहर से शहर, देश से देश घूमने का दौर शुरू होता है और वो पहुंच जाता है आज़ाद हिंद फौज के जापान तक। तो आइए हम दूसरी पृष्ठभूमि में अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का नज़रबंद होने से लेकर ताइवान में हवाई दुर्घटना तक की घटना और इसी क्रम में आज़ाद हिंद फौज का गठन। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको नज़रबंद कर दिया गया था, वो अपने घर से किस तरह निकलते हैं और कहाँ से होते हुए जापान तक पहुँचते हैं और कैसे पहुँचते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, जो कि अपने घर में नज़रबंद थे कलकत्ता में, यहाँ इनसे मिलने 17 जनवरी 1941 को इनके एक अफगानी मित्र आते हैं जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन। सुभाष चंद्र बोस के अफगानी मित्र थे जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन। जब वो इनसे मिलने कलकत्ता के इनके घर पर आते हैं, तब सुभाष चंद्र बोस उनको घर पर रखकर उनका भेष लेकर, यानी कि उनके वस्त्र, उनकी दाढ़ी, उनका पगड़ा, इन सब चीज़ों को प्रयोग करके घर से निकलते हैं एक पठान का भेष लेकर, ताकि जो अधिकारी उनके घर के बाहर नियुक्त थे वो उन्हें पहचान ना पाए। सुभाष चंद्र बोस अपने घर से निकलकर सबसे पहले पेशावर पहुंचते हैं। उस समय पेशावर भारत का हिस्सा था, वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में है। तो कलकत्ता से निकलकर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जो पेशावर आते हैं, पेशावर से वो काबुल जाते हैं। काबुल जो कि अफगानिस्तान में है। अभी आप लोगों ने तालिबानी हुकूमत की वजह कर काबुल का नाम बहुत सुना होगा। तो सुभाष चंद्र बोस पेशावर से, काबुल की सीमा लगती थी उस तरफ जाफराबाद होते हुए, तो वो पेशावर से काबुल पहुंच जाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस को उम्मीद थी कि जब मैं रूस जाऊंगा तो रूस से भारतीय स्वतंत्रता के लिए कुछ मदद मिल जाएगी। सुभाष चंद्र बोस काबुल से एक इटली के नागरिक के नाम का जाली पासपोर्ट जारी करवाते हैं और उस पासपोर्ट के ज़रिए, क्योंकि उनको रूस जाना था, रूस यूरोप में है, तो वो काबुल से मॉस्को पहुंचते हैं। मॉस्को में उस समय, मॉस्को आप समझ रहे हैं रूस में है, मैंने सब कुछ यहाँ आपके लिए इंडिकेट कर दिया है। मॉस्को पहुंचते हैं। मॉस्को में उस समय के शासक थे स्टालिन। स्टालिन और सुभाष चंद्र बोस के बीच बहुत अच्छे बातचीत में कुछ नतीजा नहीं निकल पाता है और रूस जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था और वो विपरीत विचारधारा में जा रहा था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिशर से भारत की आज़ादी चाहते थे। तो यहाँ से सुभाष चंद्र बोस निकल जाते हैं, वो रूस में नहीं रुकते हैं, मॉस्को से निकलते हैं और मॉस्को से निकलकर पहुँचते हैं बर्लिन। मॉस्को से निकल के कहाँ पहुँचते हैं? बर्लिन, यानी कि जर्मनी। इस समय जर्मनी का शासक हिटलर था। सुभाष चंद्र बोस हिटलर के एक बहुत ही करीबी व्यक्ति थे, नज़दीकी व्यक्ति थे, जिनका नाम था रिबेनट्रॉप। याद रखिएगा, क्वेश्चन दे सकता है कि सुभाष चंद्र बोस किसके माध्यम से हिटलर से मिले थे। तो सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले थे रिबेनट्रॉप के माध्यम से। रिबेनट्रॉप जो कि हिटलर का करीबी था, इससे कहते हैं कि मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। मिलते हैं और मिलने के बाद वो हिटलर से चाहते थे कि वो उनका सहयोग करें भारत में ब्रिटिश को हटाने में। लेकिन फिर सुभाष चंद्र बोस को यह आभास होता है कि अगर हिटलर हमारी मदद करेगा तो कहीं बाद में हम ब्रिटिशर को तो हटा दिया लेकिन जर्मनी ना आकर बैठ जाए। इसलिए बाद में सुभाष चंद्र बोस यहाँ से भी हिटलर से मिलने के बाद निकल जाते हैं। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलते हैं,
इसी समय हिटलर जो था वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देता है, संबोधित करता है नेताजी कहकर। हिटलर के द्वारा नेताजी कहा गया था सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त कहा था गांधी जी ने। देशभक्तों का देशभक्त कहा था किसने? गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने। ये याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हिटलर ने। और देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? गांधी जी ने। यहीं से एक रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस संपर्क करते हैं गांधी जी से और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी देता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किसने किया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। यही वो बर्लिन से करते हैं, रेडियो के माध्यम से, बर्लिन से रेडियो प्रसारण से वो महात्मा गांधी को। तो आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस की ख्याति देश ही नहीं विदेश में भी थी। सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से वहाँ तक लोग जान रहे थे। यहाँ से बर्लिन से निकलकर सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं जापान, बर्लिन। लेकिन हाँ, जापान पहुंचने से पहले वो एक अहम काम जो हिटलर से मिलकर करते हैं वो ये कि भारत की एक बहुत बड़ी सेना जो कि ब्रिटिशर की तरफ से लड़ने, अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने जर्मनी गई हुई थी। जर्मनी जो कि धूरी राष्ट्र में था, धूरी राष्ट्र में प्रमुख जर्मनी था, जापान था और इटली था। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा विश्व युद्ध में कि धूरी राष्ट्र में कौन कौन था? जापान, जर्मनी और इटली, ये तीन था। तो भारत की एक बहुत बड़ी सेना जो कि जर्मनी में हिटलर के द्वारा बंदी बना ली गई थी, हिटलर ने बंदी बना लिया था, बहुत बड़ी सेना थी। सुभाष चंद्र बोस बातचीत करके इस सेना को मुक्त करवा लेते हैं, इस सेना को वहाँ स्वतंत्र करवाते हैं और सेना को कहते हैं कि हम ब्रिटिश के लिए अब तक लड़ रहे थे, लेकिन अब हमको लड़ना है अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। और मुक्त कराने के बाद वही एक सेना का गठन करते हैं, उस सेना का नाम रखते हैं फ्री इंडियन लीजन। इसको मुक्ति सेना भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि मुक्ति सेना का गठन कहाँ किया गया था? तो बर्लिन में, जर्मनी में। और मुक्ति सेना का गठनकर्ता कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो फ्री इंडियन लीजन नाम से एक सेना बनाते हैं, कहाँ? जर्मनी में। लेकिन यहाँ तो ये सारी घटनाएं घट रही थी, लेकिन इसके पीछे दूसरी तरफ भारत के वो सैनिक जो अंग्रेज़ों के द्वारा अलग अलग जगह युद्ध करने के लिए भेजे गए थे, उन्होंने वहाँ एक अपनी अलग फौज तैयार कर दी थी जिसे हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो गठन सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, सुभाष चंद्र बोस ने बाद में उसका नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस जो कि अभी जर्मनी में थे, तो इनके जर्मनी में होते ही यहाँ जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। और बाद में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुँचते हैं, तब कैप्टन मोहन सिंह के हाथों से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व रास बिहारी बोस किसको दे देते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। उसके पीछे भी एक घटना थी। कैप्टन मोहन सिंह और जापानियों के बीच मतभेद चल रहा था, क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह बहुत ज़्यादा आज़ाद हिंद फौज में जापानियों के हस्तक्षेप को, बार बार उनका उसमें अपनी नियमों को घुसाना पसंद नहीं कर रहे थे। और इसको लेकर लग रहा था रास बिहारी बोस को कि बहुत लंबे समय तक ये साथ नहीं चलेगा। इसलिए वो जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं जापान, तो कैप्टन मोहन सिंह के हाथों से लेकर नेतृत्व रास बिहारी बोस को दे देते हैं। जब आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में जाती है, तो वो 3 नारे देते हैं। पहला नारा जय हिंद, याद रखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा नारा दिल्ली चलो, यानी कि कहाँ? जापान से दिल्ली आना था, तो ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तीसरा तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ली थी। आज़ाद हिंद फौज ने जब सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आई तो कई ऐसे प्रांतों, कई ऐसे क्षेत्र पर अधिकार किया जो पहले ब्रिटिश कब्जे में थे, बाद में युद्ध के दौरान जापानियों ने जीत लिए थे और फिर वो आज़ाद हिंद फौज के हाथ में आई, जहां आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से ये देख लेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश के क्षेत्र में जापान की सेना और बाद में आज़ाद हिंद फौज आई। तो यहाँ देखिए मैंने एक मानचित्र बनाया है, ये इंडिया का निचला हिस्सा है। ये आप जो देख रहे हैं ये इंडोनेशिया है, हम इसको आई से निरूपित कर देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ये इंडोनेशिया है, इस तरफ ये हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, ये हमारा क्षेत्र था, लेकिन उस समय सब तो ब्रिटिश का क्षेत्र था। ये जगह जो है ये क्या है, ये मलेशिया है, ये हम इसको एम कर देते हैं, ये मलेशिया थी। उस समय मलेशिया को मलाया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मलाया। मलेशिया के पास यहाँ पे नीचे में ये सिंगापुर था। ये कौन था? सिंगापुर था। आप देखते जाइए, ये मैं जो जगह दिखा रही हूँ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इंडोनेशिया, ये अंडमान निकोबार, ये मलेशिया, ये सिंगापुर और ये जो द्वीप समूह दिख रहा ये फिलीपींस था। ये कौन था? ये फिलीपींस था, ये फिलीपींस था। और ये यहाँ पर हांगकांग था। यहाँ पे कौन था? हांगकांग था। और यहाँ जापान था। अब आपको मेरे ख्याल से जगह समझ में आ रही होगी कि यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया जो उस समय मलाया कहलाता था, मलाया द्वीप, सिंगापुर, अंडमान निकोबार, फिलीपींस, हांगकांग और जापान। भारत में इस तरफ से भारतीय सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी को रवाना किया गया जापानी सेना से लड़ने के लिए। यहाँ से भारतीय सेना जा रही है जापानी सेना से लड़ने के लिए। जापानी सेना जो इधर से आ रही है, ये सारे क्षेत्र प्रारंभ में ब्रिटेन के हिस्से में थे, लेकिन जापानी सेना ने उस समय ब्रिटेन के नाक में दम कर रखा था। वो आगे बढ़ते हुए चली आ रही थी। यहाँ सिंगापुर में रास बिहारी बोस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जो बाद में विद्रोह कर देते हैं और आज़ाद हिंद फौज बना लेते हैं। ये वो जगह था सिंगापुर। आपको याद होगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर से ही हुई थी। तो यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया। गठन करने के बाद ये जो जापान की तरफ से आ रहा था, तो अब इन्होंने क्या किया कि जापानियों के साथ अपनी साठगांठ बना ली। तो ये जो ब्रिटिश भेज रहे थे भारत में सैनिक, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक इस तरफ के लिए रवाना किए गए थे। इनकी संख्या लगभग बताई जाती है कि 45,000 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 45,000 सैनिक गए थे। और ये सारे सैनिक बाद में किसके खिलाफ लड़े? ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। 45,000 सैनिक गए थे। इन्होंने क्या किया कि बनाने के बाद, अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाने के बाद इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब जगह पर अपनी सरकार बना ली, जिस सरकार का नाम था आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार। इसका मुख्यालय था सिंगापुर। इसका मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर। आज़ाद हिंद सरकार बनाई और इसका मुख्यालय था सिंगापुर। और ये घटना थी 21 अक्टूबर 1943 की, जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में सरकार का गठन कर दिया। 21 अक्टूबर 1943। इस सरकार को मान्यता भी मिल गई थी। मान्यता किसने किसने दे दी? मान्यता चीन ने दे दी, मान्यता कोरिया ने दे दी, मान्यता जापान ने दे दी। यानी कि ऐसे देश जो कि ब्रिटेन के विरोध में खड़े थे, उन सब ने मान्यता दे दी कि हाँ, हम इटली ने दे दी जो धुरी राष्ट्र में थे कि हाँ, आज़ाद हिंद सरकार ही भारत की सरकार होगी। एक जल्दी जल्दी में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उस अंतरिम सरकार में, प्रोविजनल गवर्नमेंट में, पीएम का पद मिला सुभाष चंद्र बोस को।
पीएम का पद सुभाष चंद्र बोस को मिला। विदेश मंत्री कौन बने थे, कौन बताएगा मुझे? अंतरिम सरकार में कमेंट में क्या आप बता सकते हैं कि अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री का पदभार किसके पास था? चलिए इसको मैं आपके कमेंट के लिए छोड़ देती हूँ कि विदेश मंत्री का पद किसके पास था। इसके बाद जब यहाँ सरकार का गठन हो गया था, विदेश मंत्री का पद आपको बताना, और एक और चीज देते हैं, आजाद हिंद सरकार का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, विदेश मंत्री और सलाहकार, ये दोनों कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि आजाद हिंद फौज का सलाहकार कौन था और विदेश मंत्री कौन था। इसके बाद अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अब अंग्रेजों ने देखा कि धीरे धीरे तो लगता है कि भारत की सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने इन दो द्वीप का नाम भी बदल दिया था, अंडमान का भी नाम बदल दिया था और निकोबार का भी नाम बदल दिया था। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, अंडमान का नाम क्या कर दिया बदलकर? शहीद द्वीप, शहीद द्वीप कर दिया था। और निकोबार का स्वराज द्वीप, निकोबार का कर दिया था स्वराज द्वीप। जब यहाँ सिंगापुर में गवर्नमेंट बनी तो इन दोनों जगह का नाम बदलकर इन्होंने, क्योंकि अंडमान निकोबार पर इनका कब्जा था, एक का करा शहीद द्वीप और एक का कर दिया स्वराज द्वीप। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ अपना अभियान चलाया और अभियान चलाने के बाद जो ये आज़ाद हिंद सरकार थी इसका पतन कर दिया, इसके प्रमुख लोगों को बंदी बना लिया। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और पढ़ना है कि जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आया तो उन्होंने 4 प्रकार के ब्रिगेडियर का गठन किया था, 4 ब्रिगेडियर, जिसमें से एक ब्रिगेडियर महिला का भी था। वो 4 ब्रिगेडियर ध्यान में रखिएगा। पहला था झांसी ब्रिगेडियर, जो महिलाओं का था, झांसी ब्रिगेडियर। दूसरा था नेहरू ब्रिगेडियर, तीसरा था झांसी नेहरू आजाद ब्रिगेडियर और चौथा था गांधी ब्रिगेडियर। ध्यान रखिएगा, ये 4 फौज की टुकड़ियां बनाई थी। ये जो झांसी ब्रिगेडियर था ये महिला का था, ये महिला का था और इसका नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मी। इसका नेतृत्व करने वाली का नाम था लक्ष्मी सुब्रमण्यम। ध्यान में रखिएगा कि झांसी ब्रिगेडियर का नेतृत्व कर रही थी लक्ष्मी सुब्रमण्यम, इनका पूरा नाम था। तो ये 4 ब्रिगेडियर बनाकर इन्होंने उस समय महिलाओं के लिए एक अलग सेना बना दी थी। उनकी सोच कितना ऊपर थी ये देखिए। अब जब आज़ाद हिंद फौज का पतन हो गया, आज़ाद हिंद सरकार खत्म हो गया, तब इसके बाद इसमें पकड़ाए गए तमाम प्रमुख लोगों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया उन्हें बंदी बनाकर। तो आइए एक नज़र में हम देख लेते हैं कि प्रमुख कौन व्यक्ति थे जिन पर मुकदमा चला और उनकी पैरवी किसने की थी। तो आपने देखा कि मैंने बताया कि आज़ाद हिंद जो सरकार थी इसमें गठन होता है और फिर इसमें 4 सैनिक टुकड़ी थी, झांसी ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर, आज़ाद ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर। झांसी ब्रिगेडियर जो महिलाओं की थी इसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही थी। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि जब आज़ाद हिंद फौज खत्म होती है तो उनके पकड़े गए सैनिकों पर मुकदमा चलता है। मुकदमे में प्रमुख अभियुक्त जिनको बनाया गया था वो थे राशिद अली, प्रेम सहगल, अरबख्श सिंह ढिल्लन, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और शहनवाज। ये 4 लोग थे जिनको प्रमुख अभियुक्त बनाया गया। इनमें से राशिद अली को 7 साल की सजा हुई, 7 वर्ष की। राशिद अली को 7 वर्ष की सजा हुई। प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और शहनवाज, ये 3 व्यक्ति जो थे इनको मृत्यु दंड दिया गया। क्या दिया गया? मृत्यु दंड। अब इन लोगों को तो अभियुक्त बनाया गया। इसके लिए भारत में कांग्रेस पार्टी ने एक बचाव समिति बनाई थी। इस बचाव समिति का नेतृत्व करता जो थे वो थे भूला भाई देसाई, एडवोकेट भूला भाई देसाई बचाव समिति के नेतृत्व करता थे। इस समिति के प्रमुख वकील जो थे वो थे तेज बहादुर सप्रू जो पैरवी कर रहे थे इनकी, कैलाश नाथ काटजू जो इस केस की पैरवी लाल किला में चल रहे मुकदमे की कर रहे थे। और इसी कमेटी में
अन्य सदस्य में 2 थे, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू। तो कुल हो गए 5 लोग। भोलाभाई देसाई नेतृत्वकर्ता, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू, ये लोग इस बचाव समिति में थे जो बनाया गया था इन अभियुक्तों को बचाने के लिए। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। 1945 भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन तीनों लोगों के मृत्यु दंड को माफ कर दिया। इनकी जो सजा थी इसको क्या किया, माफ कर दिया कि नहीं, इन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाए। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो किसी के भी फांसी की सजा को माफ कर सकता है, उसी प्रकार अंग्रेजों के वायसराय को भी ये अधिकार था कि वो अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी की सजा को माफ कर सकता है। तो लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन तीनों के मृत्यु दंड को माफ कर दिया। तो ये आज़ाद हिंद फौज की कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। सुभाष चंद्र बोस की कहानी भी इसी के साथ ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो कि उस समय सिंगापुर में थे, वहाँ से ताइवान में एक हवाई दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु आज तक रहस्य है, क्योंकि किसी भी एजेंसी ने उनकी मृत्यु की स्पष्ट पुष्टि नहीं की, उनके कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो बहुत लंबे समय तक इस पर कई जांच एजेंसियां काम करती रही, लेकिन उनकी मृत्यु का स्पष्ट प्रमाण, लेकिन कहा जाता है कि ताइवान हवाई दुर्घटना में 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। और इस तरह आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का चैप्टर समाप्त हो जाता है। आज का हमारा वीडियो 2 प्रश्नों के साथ समाप्त होता है कि आज़ाद हिंद सरकार के विदेश मंत्री कौन थे और आज़ाद हिंद सरकार के प्रमुख सलाहकार कहो या प्रधान सलाहकार कहो कौन थे। इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिए। सही आंसर कल के वीडियो में आपको दूंगी, लेकिन जाते जाते एक प्रश्न जो कल मैंने आपसे अपने वीडियो के अंत में पूछा था कि कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, कल का प्रश्न था और मैंने आपसे आंसर कमेंट में मांगा था। तो कल का आंसर है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो आज का प्रश्न भी रहा कि आज़ाद हिंद सरकार के विदेश मंत्री और प्रधान सलाहकार का नाम आपको बताना है। चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। बाय बाय।